तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है, हम बसंत का तीसरा पाठ पढ़ने वाले हैं आज, और इस पाठ का नाम है बस की यात्रा। बस की यात्रा ये एक हास्य व्यंग है। लेखक जो कि हरशंकर परसाई जी हैं, उन्होंने अपनी एक यात्रा का बहुत ही व्यंग्यात्मक चित्रण किया है। गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून सर। हमारी जो परिवहन व्यवस्था है उस पर उन्होंने व्यंग्य किया है। और हुआ क्या था कि एक बार पन्ना गए थे, पन्ना से इनको वापस जबलपुर जाना था। जबलपुर जाने के लिए इनको सतना आना चाहिए, तो पन्ना से सतना आना था इनको। तो पन्ना से सतना आने के लिए जो बस मिली थी, उस बस की जो दुर्दशा, उस आवाज नहीं आ रही, व्यंग्य किया है। तो हम जो है पढ़ेंगे यहाँ से बस की यात्रा। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चले। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद। सर आवाज नहीं आ रही है। क्या मेरी आवाज सबको नहीं आ रही? सर आ रही है आवाज, आवाज अच्छी आ रही है। अच्छा, तो जिसको नहीं आ रही है वो अपना नेटवर्क चेक करें। सर बहुत बढ़िया आवाज आ रही। तो हुआ क्या कि हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 की आवाज बहुत धीमी आ रही। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसीलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफर नहीं करते। क्या रास्ते में टापू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन। देखिए बात ये थी, कहाँ जाना था उनको? सतना जाना था। लेकिन जो बस थी, उस बस को देख करके लोगों ने कहा कि ये शाम वाली बस में लोग नहीं जाते हैं, सफर नहीं करते हैं। तो लेखक ने सोचा कि यार रास्ते में डाकू मिल जाते हैं। तो लोगों ने कहा रास्ते में डाकू नहीं मिलते हैं, रास्ते में जो मिले सो मिले, लेकिन बस ही डाका डाल देती है, बस लूट लेती है। सोचते ये क्या बात है, बस कैसे लूटेगी? देखते हैं। बस को देखा तो सुविधा उमड़ पड़ी। खूब वयोवृद्ध थे, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए। लोग इसलिए इसे सफर नहीं करते थे कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। ये बस पूजा के योग्य थे, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है? सभी माइक बंद करके रखिए, क्योंकि आवाज आ रही है, उसे कष्ट है ना। सभी लोग माइक बंद करके रखिए। चलिए, तो बस वयोवृद्ध थी, इसको मतलब जानते क्या हुआ? बस बहुत पुरानी हो गई थी, सदियों यानी सैकड़ों सालों का अनुभव लिए थी। यहाँ पे पढ़ा के आगे बात करेंगे। लेखक ने इसीलिए कहा कि लोग इसके लिए बस में नहीं चढ़ते थे कि बस में चढ़ेंगे तो बस को बेचारी को कष्ट होगा, इसलिए ये बस की पूजा करनी चाहिए, इस पर चढ़ा नहीं जा सकता। बहरहाल चलिए आगे पढ़ते हैं। निष्ठा पढ़ोगी बेटा इसको? यहाँ से पढ़ो। बस कंपनी के हिस्सेदार, अपना माइक ऑन कर ले। निष्ठा, बस कंपनी के एक हिस्से उसी बस में जा रहे थे। हमने उनसे पूछा ये बस चलती भी है? वे बोले चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है यह? हाँ जी, और कैसे चलेगी। गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, नई नवेली बसों में ज्यादा विश्वसनीय है, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। हम बैठ गए। जो
छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं। उनकी आंखें कह रही थी आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा राजा। रंग फकीर आदमी को कुछ करने के लिए एक निमित्त चाहिए। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया। ऐसे जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हम बचना था। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था, हमें लगा रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। बस सचमुच बहुत अच्छा आपने पढ़ा। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या व्यक्त है। लेखक ने पहले बस के हिस्सेदार से पूछा कि बस चलती है, देखा चलेगा, जरूर चलती है। लेखक को आश्चर्य हुआ कि ये बस अपने आप कैसे चलती है। बहरहाल जब सब लोग उसमें बैठ गए तो जो छोड़ने आए थे वो ऐसे देख रहे थे कि ये बस में तो बैठ गए हैं लेकिन पता नहीं आगे पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे, बस कहीं एक्सीडेंट हो गया, कहीं मर गए लोग, ऐसा। इसके बाद फिर इंजन स्टार्ट हुआ तो बहुत बुरी तरीके से बस हिल रही थी। ये देखिए यहाँ पर बस में बैठे हुए हैं तो ऐसा लग रहा है बस के अंदर नहीं बैठे, बस के बाहर बैठे हुए हैं। चारों तरफ सब दिखाई दे रहा है क्योंकि पांच अवसर हो गए बस के। देखिए यहाँ पर बस चली तो क्या हुआ, ज्ञानेंद्र सिंह पहले पढ़ोगे आगे? यस सर। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग सविनय अवज्ञा आंदोलनों के वक्त अवश्य जवान रही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बाजी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट बाजी को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बाजी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकता है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकराएगी। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी। एकाएक फिर बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर वह चली नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे बस तो फर्स्ट क्लास है जी। यह तो इत्तेफाक की बात है। छीड़ चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। लगता जैसे कोई वृद्ध थककर बैठ गया हो। हमें गलानी हो रही थी कि बेचारी पर लदकर हम चले आ रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया तो इस बियाबान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। हिस्सेदार साहब। बहुत अच्छा। अंत्येष्टि का मतलब होता है अंतिम संस्कार। लेखक ने कहा कि बेचारी बस थक गई है, अब हम इस पे बैठ गए हैं, अगर ये प्राणांत हो गया है, मर गई, तो हमें इसका अंतिम संस्कार ही करना पड़ेगा। बियाबान का मतलब होता है निर्जन, जहाँ पे कोई आदमी न हो, जंगल है ना, चांदनी रात में, क्योंकि बस वो खराब हो गई थी। क्यों खराब हुई थी? क्योंकि बस पुरानी थी, और पुरानी थी तो क्या क्या हुआ था उसमें, देखो उसका पूरी बॉडी असहयोग कर रही थी, यानी सीट आगे जा रही थी, कभी पीछे जा रही थी, हिल रही थी पूरी बस।
है ना, पूरी जो है आवाज कर रही थी जोर जोर से, और उसका पेट्रोल की टंकी फट गई थी, बाल्टी में पेट्रोल भरा, और स्पीड क्या थी 15-20 मील, यानी इतनी तेज तो साइकिल चलती है। और लेखक को जो पेड़ दिख रहे थे दुश्मन जैसे, मुझे लगता था कि बस का स्टीयरिंग फेल हो जाएगा, ब्रेक फेल हो जाएगा, पेड़ से बस टकरा जाएगी या झील में डूब जाएगी। इस डर के साथ साथ लेखक अपनी यात्रा कर रहा था। अब देखते हैं आगे क्या हुआ, क्या इंजन ठीक होगा। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा, बस आगे चली, उसकी चाल और कम हो गई। प्रद्युम्न वाजपेयी, पढ़ोगे बेटा आगे? प्रद्युम्न वाजपेयी क्या पढ़ोगे? सर वो पढ़ रहा है लेकिन उसने अपना वो म्यूट कर रखा है। अपना माइक ऑन कर लो बेटा। प्रद्युम्न वाजपेयी अपना माइक ऑन। धीरे धीरे वृद्ध की आंखों की ज्योति जाने लगी। चांदनी के रास्ते टटोल कर उसे रेंग नहीं थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखाई नहीं। वह एकदम किनारे खड़ी जो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र नहीं रही। एक पुलिया के ऊपर पूछे थे कि एक टायर फिसल कर बैठ गया। वह बहुत जोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार वृद्ध स्वभाव से देखा। वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस से फसर कर रहे। उत्तर की ऐसी भावना दुर्लभ है। सोचा, इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का यही उपयोग नहीं हो रहा है तो इसे किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता बाहें पसार उनका इंतजार करते, कहते वह महान आदमी आ रहा है, एक टायर के लिए प्राण दे दिए, मर गया पर टायर नहीं बदला। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। अब अपने पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लगता था जिंदगी इसी बस से गुजारनी है और इससे सीधे उस लोक पर प्राण कर जाना है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी तनाव खत्म हो गए। हम बड़े के घर की तरह बैठ गए। चिंता जाती रही। हंसी मजाक चालू हो गया। जानते हो बच्चों, हंसी मजाक क्यों चालू हो गए? क्योंकि पहले इनको चिंता थी कि हमें समय पर पहुंचना है, और जब आदमी को लगता है कि हम तो पहुंच ही नहीं सकते समय पर, तो आदमी एकदम निश्चित हो जाता है कि हमें समय पहुंचना नहीं, तो आराम से बैठे, आराम से मजा लेते हैं। और यहाँ पर लेखक ने एक बात कही है कि ये जो बस का हिस्सेदार है उसकी बात को श्रद्धा भाव से देखा। क्यों देखा था? क्योंकि लेखक को लगा कि ये व्यक्ति इतना बहादुर है, इसे बिल्कुल डर नहीं है मौत का, क्योंकि इस फटे हुए टायर वाली बस में रोज बैठता है। हमें तो आज बैठ गए तो हमें डर लगता है, ये रोज बैठता है। और इतने बहादुर आदमी को बस का हिस्सेदार नहीं होना चाहिए, इसे तो कोई नेता होना चाहिए, क्रांतिकारी नेता होना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर बलिदान और साहस की भावना होना चाहिए। और इतने साहस और बलिदान की भावना ढूंढने से नहीं मिलेगी। कितना बहादुर था व्यक्ति कि एक टायर के लिए भी प्राण देने को तैयार है। ऐसा व्यक्ति अगर देशभक्ति करे तो कितना बहादुर होगा। लेखक ने व्यंग्य किया है, बहुत अच्छा व्यंग्य है। इस पाठ को आप दोबारा से पढ़िएगा घर में, तो बहुत मजा आएगा आपको। और इस पाठ में जो एक प्रश्न है तो इनके उत्तर मैं आपको बता देता हूँ, और ध्यान से इसको सुनिएगा, फिर लिखना पड़ेगा। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा क्यों जग गई थी? वो इसलिए जग गई थी कि वो व्यक्ति बड़ा बहादुर था, वह व्यक्ति बड़ा साहसी था, वह व्यक्ति मौत से बिल्कुल नहीं डरता था, क्योंकि जानता था कि बस का कभी एक्सीडेंट हो सकता है, टायर फट सकता है, उसकी मौत हो सकती है। लेकिन वह व्यक्ति टायर नहीं बदलवा रहा था, बल्कि उस मौत को
गोद में लेकर के चल रहा था, या कहा जाए सिर में कफन बांध कर रोज उस पद पर बैठता था, तो ऐसे बहादुर व्यक्ति के लिए मन सिद्धा होना स्वाभाविक है। ठीक है, ये हो जाएगा। उत्तर दूसरा है, लोगों ने सलाह दी थी कि समझदार आदमी शाम वाली बस से सफर नहीं करते। लोगों ने सलाह क्यों दी थी? इसलिए दी थी कि वो बस का कोई ठिकाना नहीं, रात में खराब हो जाएगी, तो जहाँ जाना है वहां पहुंचेगी नहीं, और रात में आदमी परेशान हो जाएगा, लोगों को डाकू लूट लेंगे, है ना, या लोग बीमार पड़ गए तो कोई जो है उनकी मदद नहीं कर पाएगा। तो बस की बुरी दशा के कारण लोगों ने सलाह दिया था कि बस की यात्रा ना करें। आगे, ऐसा जैसे सारी बस इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। लेखक को ऐसा इसलिए लगा क्योंकि बस का इंजन बहुत ज्यादा आवाज कर रहा था, और ज्यादा आवाज करने से बस पूरी हिल रही थी, और ऐसा लग रहा था कि पूरे बस के अंदर इंजन लगा हुआ है आवाज करने से, और वो इंजन पुराना था, चारों तरफ से धुआं फेंक रहा था, तो बस के अंदर भी धुआं भरा जा रहा था। तो ऐसा लगता था कि पूरा बस इंजन ही है, और वो इंजन खराब होने की वजह से बस पूरी गर्म हो गई, इंजन खराब हो, बस गर्म हो गई। तो लोगों को ऐसी फीलिंग आ रही थी कि हम इंजन के भीतर बैठे है ना, खराब इंजन के कारण। आगे, गजब हो गया ऐसे। हाँ, कुछ बोल रहे हो? गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। लेखक को इस उत्तर क्यों हैरानी हुई? क्योंकि बस की स्थिति बहुत खराब थी, बस किसी भी दशा में चलने लायक दिख नहीं रही थी। उसके टायर खराब थे, उसका इंजन खराब था, बस के कांच टूटे हुए थे, बस का पूरा डेंट वेंट उखड़ा हुआ था, खिड़कियां टूटी हुई, सब कुछ बस का खराब था। तो बस की दशा देख करके लेखक को लगा कि क्या ये बस चलती है? जब उन्हें पता चला कि बस चलती है तो उन्हें हैरानी। और लेखक सभी पेड़ों को अपना दुश्मन इसलिए समझ रहा था कि बस का ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग फेल हो सकता है, बस उसमें जाके टकरा जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएगा, हम मारे जाएंगे। इसीलिए हर पेड़ बस को अपना जो है, हर पेड़ लेखक को अपना दुश्मन समझ में आ रहा है। चलिए, कुछ प्रश्न और आपको पूछना है, मैं समझ में आया हूँ। सर यूनिट में सर कितने चैप्टर आएंगे? देखिए, अभी मैंने भी शुरू किया है, लेकिन लेसन मैंने पढ़ा दिया। अब एग्जाम आते आते मैं कितना पढ़ा सकता हूँ तो मैं आपको अभी बताऊंगा, ठीक है? अभी चूंकि क्लियर नहीं कि डेट कब एग्जाम थी और मैं कितना कर सकता हूँ, उसके बाद में तय करूंगा। व्याकरण मैंने पढ़ाई नहीं है, तो मुझे वसंत से ही ज्यादा चीजें देनी है। तो अभी 3 लेसन हो गया, देखते हैं अगर व्याकरण की आवश्यकता होता है व्याकरण पढ़ा, तो अभी यूनिट बता नहीं पाएगी कितना आएगा, लेकिन जितना हम पढ़ा रहे हैं उसको ध्यान से पढ़ रहे हैं, जितना पढ़ाया उतना आसान। ठीक? यस सर। और कुछ पूछना है किसी को? नो सर। चलिए, तो फिर आज का वीडियो समाप्त करें। यस। ओके, फिर आज का वीडियो समाप्त करते हैं। गुड आफ्टरनून सर। बाय। गुड आफ्टरनून सर। Good afternoon, sir. बाय सर। बाय सर। Bye, sir. बाय सर।